स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर सोच की बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर अचानक से एसआईआर को लेकर 6 दिन बढ़ाए जाने को लेकर जमकर विवाद हुआ है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, जिस पर अखिलेश यादव की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, बताएंगे कैसे गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से अपना पुराना वादा भूलकर चुनावी राज्य के अंदर पुराने वादे को ही बार बार रिपीट करने लगे। दोस्तों बताएंगे इस पूरे मामले पर रवीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया है, वहीं पर कौन से भाजपा शासित राज्य के अंदर 1500 करोड़ का हो गया है बड़ा घपला, और रवीश कुमार ने इसे लेकर भी टिप्पणी की है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे आखिर क्यों बीजेपी के लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि सरकार को धार्मिक काम नहीं करना चाहिए और मंदिर मस्जिद नहीं बनवाना चाहिए। बताएंगे कौन से इंडिया गठबंधन के नेता ने बुरी तरीके से बीजेपी वालों को यह बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, बताएंगे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को लेकर क्या नई बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर को लेकर लगातार अचानक से किए जा रहे परिवर्तन कहीं ना कहीं एसआईआर के अंदर एक बड़े झोल की ओर इशारा करता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास ऐसे मतदाता है जिन्होंने एसआईआर लिस्ट के अंदर अपना नाम वेरीफाई नहीं करवाया है, और ये ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, यानी वो 4 करोड़ के आंकड़े की बात करते हैं। और तकरीबन 90% की आबादी जो एसआईआर में नाम नहीं दर्ज करवाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, यानी 3.5 करोड़ के आसपास बीजेपी के वोटरों को उत्तर प्रदेश के एसआईआर के लिस्ट में पिछले डेट तक अपडेट नहीं किया गया था। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से एक बात तय हो गई थी कि अखिलेश यादव ने अपने पूरे पीडीए को एकजुट करके अपने लोगों के सारे नाम जुड़वा दिए, यानी जितने भी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग थे उन सबके नाम एसआईआर के माध्यम से जुड़वा दिए गए। बाकी बीजेपी के लोगों ने सुस्ती दिखाते हुए अपने समर्थकों के नाम को लिस्ट में जोड़ने की कोशिश भी की और वो शायद जुड़वा भी नहीं पाई। यही बड़ा कारण था योगी आदित्यनाथ को आनंद फानन में बैठक बुलानी पड़ी दोस्तों, और बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताना पड़ा कि उनके खुद के समर्थक ही एसआईआर की लिस्ट से बाहर हो गए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने और 12 दिन का टाइम दे दिया दोस्तों, यानी जो 18 दिसंबर को ड्राफ्ट का लिस्ट घोषित कर दिया गया होता उसको आगे बढ़ाकर 31 तारीख तक का टाइम कर दिया जाता है, यानी 31 दिसंबर को आज पहला ड्राफ्ट का लिस्ट आने वाला था। इसके बाद लोगों से समस्याओं को लेकर पूछा जाता कि अगर आपको दिक्कत है ड्राफ्ट लिस्ट पर तो आप अपना जवाब दीजिए। इसके बाद लोग अपने तरीके से प्रूफ देते और बताते कि उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है या फिर कुछ मिस्टेक किया गया और उसको रेक्टिफाई करके फिर एक नए तरीके का एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होकर आता। दोस्तों कुल मिलाकर ये जो फैसला लिया गया था कि एसआईआर को लेकर जो ड्राफ्ट आएगा 31 तारीख को आएगा, ये इससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान के बाद चुनाव आयोग ने लिया था दोस्तों, और पहले 31 दिसंबर को ड्राफ्ट आने वाला था। लेकिन अचानक से खबर सामने आती है एक दिन पहले बीते दिन चुनाव आयोग ने 31 दिसंबर को आने वाले यानी आज आने वाले ड्राफ्ट लिस्ट को 6 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इंडिया टुडे में ये रिपोर्ट छपी है दोस्तों, और पहले 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में लोगों से क्लेम और ऑब्जेक्शन यानी शिकायतें दर्ज कराने का टाइम दिया गया था। अब इसे बढ़ाकर 6 जनवरी से 6 फरवरी कर दिया गया है। फाइनल ड्राफ्ट पहले 25 फरवरी को जारी होने वाला था, लेकिन अब 6 मार्च को जारी होगा, यानी अचानक से 6 दिन बढ़ा दिया गया। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और बंगाल के अंदर ही ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले बंगाल के अंदर भी ड्राफ्ट की लिस्ट आती है, फिर अलग से एक कैटेगरी बनाकर उसमें सस्पेक्ट यानी संदिग्ध लोगों के नाम भी जोड़ दिए जाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर जो एसआईआर में हुआ है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति की ओर इशारा करता है। अगर आप भी मानते हैं कि यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे चुनाव में मतदान का प्रतिशत और परिणाम घोषित करने में देरी होने से जनता को आशंका होती है, वैसे ही आशंका मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि टाले जाने से हो रही है। कहीं माननीय भूल के बहाने मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ ना जाए, ध्यान रहे इस बार पीडीए प्रहरी पूरी तरीके से चौकन्ना है, संज्ञान में लिया जाए। यानी अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के प्रहरियों से कहा है कि आप लोग पूरी तरीके से इस बात का संज्ञान लीजिए कि ये किस तरीके से टाइम और 6 दिन बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है जिसके कारण ये टाइम बढ़ाया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर घूम रहे हैं दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के अंदर बाढ़ मुक्त करने के लिए 5 साल का और समय मांग लिया दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी पहुंचे थे, जहां पर जाकर उन्होंने जनता से 5 और साल मांगा है बाढ़ से मुक्ति का। तो इस पर रवीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री ने पिछली बार 5 साल में असम को बाढ़ मुक्त बनाने का जनादेश मांगा था, इस बार घुसपैठ खत्म करने के लिए मांग रहे हैं, यानी पहले बाढ़ मुक्त क्यों नहीं हुआ असम, इस बात की जानकारी देनी चाहिए, इस बारे में बताना चाहिए अमित शाह को। कुल
मिलाकर दोस्तों अमित शाह बाढ़ की जगह अब बोल रहे हैं कि वो घुसपैठ मुक्त असम बनाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि असम के अंदर 15 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब तक घुसपैठ मुक्त या बाढ़ मुक्त असम को नहीं बना पाए और फिर से आकर लोगों से वादा करे, तो ये साफ तौर पर जनता के साथ धोखा देने जैसी बातें हैं। रवीश कुमार कहते हैं कि असम में 10 साल से सत्ता में है, पहले तो यही बताना चाहिए कि केंद्र में 15 साल से सत्ता में है और क्या इसकी कोई गिनती हुई कि भारत में कितने घुसपैठी हैं, असम में कितने घुसपैठिए हैं और 5 साल में बाढ़ मुक्त हुआ या नहीं हुआ। यानी अमित शाह को अपने पुराने वादे 2022 में जो उन्होंने किया था बाढ़ मुक्त का, उसका जवाब देना चाहिए। और अब जो घुसपैठी वाला वादा कर रहे हैं तो बताना चाहिए कि केंद्र सरकार में उनकी लगभग 15 साल से सरकार है, उन्होंने कितना घुसपैठ मुक्त करवा दिया। और सबको पता है कि बांग्लादेशियों को भारत से बांग्लादेश में वापस लौटाने की संख्या अगर देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे, तो कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने कई गुना ज्यादा बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा था भारत से, और बीजेपी में तो ये संख्या काफी कम हो चुकी है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर 1500 करोड़ के घोटाले को लेकर अखबार में एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों। हरियाणा के श्रम मंत्री ने अपने ही विभाग में पकड़ा 1500 करोड़ का वर्क स्लिप घोटाला। दरअसल दोस्तों हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में लंबे समय से चल रहे फर्जी वर्क स्लिप यानी कार्य रशीद और श्रमिक पंजीकरण घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। प्रारंभिक जांच में इस घोटाले का आकार करीब 1500 करोड़ रुपए का है और श्रम मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, सिफारिश की है। प्रदेश में श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान सदस्यों की नियुक्ति व निर्माण श्रमिकों को दी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भारी अनियमितताएं सामने आई है। इसके बाद तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। यानी मंत्री ने बड़े घोटाले का दावा किया है और भाजपा के मंत्री, भाजपा की 10 साल से सरकार है, 11वें साल भी सरकार पूरा कर चुकी है दोस्तों। तो 11 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है और 1500 करोड़ के घोटाले का जिक्र कर रहे हैं अपने खुद के मंत्री। रवीश कुमार कहते हैं कि 1500 करोड़ का घोटाला क्या चुनाव के समय लेबर को जोड़कर पैसा दिया गया, ये सवाल है। पैसा तो किसी के खाते में ही गया होगा तो वसूली होगी क्या, ये सवाल है। 1500 करोड़ खुदरा तो नहीं बांटा गया होगा, इतना पैसा राजनीति में भी गया होगा। ईडी को मेहनत करनी चाहिए, मतलब जांच करे भी तो जांच को कई साल लटका देंगे, फिर कोर्ट में अटका दिया जाएगा। उसी ट्विटर पर टैक्स को लेकर अनेक लोग लिख रहे होंगे यहाँ पर 1500 करोड़ के घोटाला इतनी आसानी से हो जाता है, यानी 1500 करोड़ का घोटाला हो गया और किसी मीडिया रिपोर्ट में आपको ये खबर दिखाई नहीं देगी दोस्तों। और प्राथमिकता से तो आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। इससे पता चलता है कि देश में अब बड़े बड़े घोटाले एकदम नॉर्मल हो चुके हैं और 1000 करोड़, 1500 करोड़, कई हजार करोड़ के घोटाले तो एकदम छोटी छोटी बातें हो चुकी है। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, कहा लखनऊ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझसे शिष्टाचार मुलाकात की है। ये योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान पंकज चौधरी एक और शब्द का इस्तेमाल करते हुए संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है, ये कहते हैं। तो अभिषेक उपाध्याय पत्रकार कहते हैं कि दिनकर जी की ये कविता पंकज जी तक पहुंचे, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, यानी तभी सम्मान मिलेगा पंकज चौधरी को जब मजबूती वो दिखाएंगे। संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, इस तरीके की बातें करते हुए ये फोटो शेयर की गई है। इस पर कहीं ना कहीं उनको बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर अगर कंट्रोल रखना है, यानी सरकार और संगठन में अगर संगठन को मजबूती से पकड़ रखेंगे तो फिर सरकार में सम्मान मिलेगा। और रामधारी सिंह दिनकर की कविता के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे पंकज चौधरी को आगे बढ़ना चाहिए। संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श एक की वर्ड है यहाँ पर, क्योंकि संगठनात्मक मुद्दे का बोलने का मतलब यह है कि पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ से बातचीत में एक प्रभावशाली रुख अपनाएंगे, क्योंकि संगठनात्मक जिम्मेदारी पंकज चौधरी के पास है और योगी आदित्यनाथ को इस मामले पर पंकज चौधरी की सारी बातें सुननी पड़ेगी। और दोनों के बीच में पहले भी विवाद को लेकर थ्योरियां चलती रहती है दोस्तों। अब जो नया प्रकरण मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में शुरू हुआ है, ये भी काफी आगे बढ़ने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें एक अजीब सा मामला सामने आया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिन रात सरकार के द्वारा मंदिर बनाए जाने की पैरवी करते हैं, अचानक से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आ गया है कि मंदिर तो नहीं बनना चाहिए, सरकार को मंदिर नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और सांसद अग्निमित्र पॉल का सोशल मीडिया पर एएनआई के द्वारा जो इंटरव्यू है वो सामने आया है दोस्तों। इस इंटरव्यू में अग्निमित्र पॉल बोलती है कि दुर्गांगना बनाना, यानी दुर्गा का अंगना मंदिर बनाना जो ममता बनर्जी ने बनाया है और जगन्नाथ मंदिर ममता बनर्जी ने बनाया है, तो ये सब बनाना सरकार का काम नहीं होता, सरकार को मंदिर मस्जिद नहीं बनाना चाहिए। यानी अग्निमित्र पॉल को यह लगता है कि सरकार का काम नहीं है कि वो मंदिर मस्जिद बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद है दोस्तों जो ऐसा दावा कर रही है और पहली बार बीजेपी के किसी सांसद के मुंह से ऐसा सुनने को मिला
है। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी ने बीजेपी वालों के हिंदुत्व और मंदिर वाले जितने भी कार्ड थे उन सबको पूरी तरीके से बराबर से काउंटर किया है, उसका करारा जवाब दिया है। यही बड़ा कारण है कि अब भाजपा वाले उल्टा स्टैंड लेते हुए कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी जानती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित हिंदुत्व के कार्ड को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है और ममता बनर्जी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया है, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एनएसए और यूएपीए सिर्फ वर्ग विशेष के लिए है क्या, यह सवाल पूछा है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने। दोस्तों उन्होंने कहा कि क्या गाजियाबाद में पिछले कुछ महीनों से जो घटनाएं घट रही है वो आतंकवादी घटनाओं जैसी नहीं है, आतंकी घटनाओं की तैयारी जैसी नहीं है। भारत का गृह मंत्रालय दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आतंकी घटनाओं के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। उन्होंने ये सारी बातें इस बात पर कही है दोस्तों की यति नरसिंहानंद गिरी जो डासना मंदिर का हेड है उसके द्वारा एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा गया है कि तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने पड़ेंगे, यानी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, एक समाज को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए यति नरसिंहानंद गिरी जैसा तथाकथित एक मंदिर का हेड बोल रहा है और खुलेआम वीडियो डाल रहा है। इसे साफ तौर पर भारत के प्रति यानी भारत देश के प्रति एक हिंसा के तौर पर देखना चाहिए और कहीं ना कहीं राजद्रोह का मुकदमा इस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, यूएपीए और एनएसए जो कानून भारत सरकार ने बना रखे हैं वो ऐसे ही डर फैलाने वाले और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ यूज होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि इमरान प्रताप गढ़ी का सवाल एकदम जेन्युइन है, सही है, क्योंकि ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद का रहने वाला है दोस्तों और इस तरीके से लोगों को आत्मघाती हमला करने के लिए उत्सुक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा को भी खतरे में डाला गया है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के अंदर वीबीजी रामजी अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने के आरोप लगाए गए। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने विधानसभा के अंदर एक दिवसीय सत्र के दौरान सदन में चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया। सौंद ने कहा कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण या वीबीजी रामजी अधिनियम गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अनुसूचित जातियों और जनजाति के लोग के साथ साथ ग्रामीण मजदूरों को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा पर अपनी आजीविका के लिए लोग निर्भर है, वे लोग साफ तौर पर बड़े स्तर पर इससे प्रभावित होने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है, जिसे बहाल किया जाना चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार राज्य विधानसभा ने वीबीजी रामजी अधिनियम की निंदा की और कहा कि ये गरीब मजदूरों, महिलाओं और कार्य संबंधित लाखों कार्ड धारक परिवारों से गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के अधिकार को छीनता है। इससे सिफारिश की गई कि सरकार मनरेगा की मांग आधारित, अधिकार आधारित और पूर्णतः केंद्र प्रायोजित संरचना को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार इस मामले पर बात करे। यानी केंद्र सरकार पहले स्कीम को चलाया करती थी, 90% से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब वो पैसे का भी पूरी तरीके से सिस्टम बदल दिया गया है। 40% राज्य सरकार पर निर्भर करता है। इसका मतलब इस योजना को पूरी तरीके से समाप्त करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। इसी और इशारा करते हुए प्रस्ताव पास करते हुए वीबीजी रामजी योजना का विरोध किया गया है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, क्या सही है या फिर आपकी कुछ और राय है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी जारी करते हुए कह दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2021 के चुनाव के आंकड़े से नीचे आकर गिरेगी। यानी पिछली बार जब 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए तो भाजपा 77 के आंकड़े तक पहुंच गई। हालांकि बहुमत के आंकड़े से भाजपा बहुत दूर थी, लेकिन फिर भी बीजेपी के 77 सीटें आने पर कुछ चर्चाएं तो हो रही थी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा नहीं टपेगी। हम लोग इस बार बीजेपी को 50 के नीचे उतारेंगे और इस बार 2/3 बहुमत से हम लोगों की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई अता पता नजर नहीं आएगा। साथ साथ दोस्तों, देश भर के अंदर हिंदू मुस्लिम जैसी राजनीति कर करके देश के अंदर समाज में आपस में मतभेद फैलाने वाली पार्टी के नेता राम कदम यानी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता है दोस्तों राम कदम, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका सोशल मीडिया पर कार्ड काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, मुफ्त अजमेर की यात्रा करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम और अजमेर यात्रा के लिए जो नॉमिनेशन पत्र है, जो नाम दर्ज करवाने का एक पत्र है दोस्तों, फॉर्म है, वो सोशल मीडिया पर शेयर किया
जा रहा है। इसके बाद लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। उसके बाद अजमेर यात्रा के लिए ये लोग फॉर्म भरवा रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन लोगों की दो तरीके की नीतियां हैं। इनको मुस्लिम वोट चाहिए तो फिर अजमेर यात्रा के लिए ये फॉर्म भरवा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम लोगों को पता है कि अजमेर यात्रा क्यों करवा रहे होंगे, इनको वोट चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी लोकल बॉडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है, तो जैसे तैसे मुस्लिम मतदाताओं के वोट प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके के ट्रिक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इनका ये जो फॉर्म है ये काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। लोगों ने निशाना साधा और कहा कि हिंदू राष्ट्र में ये चल रहा है आजकल, यानी तंज कसा गया है दोस्तों भाजपा के नेताओं के ऊपर। बीजेपी के समर्थक भी भड़के पड़े हैं, लेकिन घूम फिर कर बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ जमकर मजाक चल रहा है दोस्तों। वे लोग सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, लेकिन उनको भी नहीं पता कि आखिर होगा क्या। तो बीजेपी के नेताओं ने तो इन्हें गुमराह ही कर रखा है, अपने सहयोगियों को, अपने समर्थक को। और कभी बीजेपी के लोगों का वोट चाहिए होता है, समर्थकों का वोट चाहिए होता है तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों से वोट के लिए अजमेर यात्रा की भी प्रबंध करने में लग जाते हैं। आप लोग क्या कहेंगे ऐसे बीजेपी के नेताओं के बारे में, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और क्या मुस्लिम समाज के लोग कभी ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो जब जरूरत होता है उस हिसाब से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। साथ साथ अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे दोस्तों। इस दौरान अमित शाह ये दावा करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने मिलकर पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार से पहले की सरकार तक, टीएमसी की सरकार से पहले लेफ्ट पार्टी की सरकार और उससे पहले जो सरकार थी वो काफी अच्छी थी। यानी कांग्रेस पार्टी के सरकार के टाइम में 1947 से 77 के बीच में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम हुआ करता था। अमित शाह इनडायरेक्ट तरीके से कांग्रेस पार्टी की ही तारीफ कर रहे थे दोस्तों। दरअसल अमित शाह दावा कर रहे थे कि टीएमसी और लेफ्ट पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से बंगाल बर्बाद हो गया, उससे पहले स्थिति अच्छी थी। यानी कांग्रेस के टाइम में सरकार की स्थिति अच्छी थी और कांग्रेस 1977 से ही पश्चिम बंगाल में सरकार का हिस्सा नहीं है। तो फिर 77 तक जब कांग्रेस पार्टी थी तब तक तो पश्चिम बंगाल की स्थिति अच्छी थी, तो कांग्रेस पार्टी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। भाजपा वाले खुद क्या ढोल पीट रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन पार्टी के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। जब अमित शाह ही 1977 से पहले की स्थिति को सही बता रहे हैं, यानी कांग्रेस के शासन को सही बता रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइए कि टीएमसी की आलोचना करने के लिए कांग्रेस पार्टी के टाइम के आंकड़े का इस्तेमाल अमित शाह को करना पड़ रहा है। यही है बीजेपी वालों की स्थिति दोस्तों, क्योंकि ये कभी खुद तो पश्चिम बंगाल में सरकार में रहे नहीं, अब दूसरों के आंकड़ों के आधार पर ही इनको सवाल उठाना है। तो अब ये कांग्रेस पार्टी के सरकार के खत्म होते होते जो आंकड़े थे और अब जो आंकड़े हैं उसके बीच का अंतर बता रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार कितना बेहतरीन काम कर रही थी, ये बात कहीं ना कहीं वो स्वीकार कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों अहमदाबाद के सानद के अंदर स्थित कलाना गांव में मंगलवार को दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। ये विवाद पुरानी रंजिश को लेकर हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। हिंसा का लाइव वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले दो युवाओं के बीच में कई सालों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ। इससे सोमवार को एक गुट के युवक को दूसरे गुट के युवक ने पीट दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से दर्जनों लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से लाखों की संख्या में लोग भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर पथराव करने लगे। मंगलवार को सुबह दोनों दलों के बीच में जमकर झड़प हुई। बाद में पुलिस को आना पड़ा। कुल मिलाकर दोस्तों दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प, ऐसा लगता है गुजरात में नॉर्मल बात है। अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात के अंदर शांति हो पाना ये तो बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, पता नहीं गुजरात को विकसित गुजरात कौन बता रहा है। मीडिया पूरी तरीके से बिक चुका है गुजरात वाले मामले को लेकर, वरना तो गुजरात की जो स्थिति है उसमें भाईचारा सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, और यही पूरे देश भर के अंदर लागू करने की एक साजिश चल रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उपराष्ट्रपति के पोस्ट से हटाए गए और इस्तीफा देने के 5 महीने के बाद जगदीप धनखड़ को अभी तक पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते सरकारी आवास नहीं मिला है। उनके करीबी लोगों ने मंगलवार को बताया कि धनखड़ ने 22 अगस्त को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर पूर्व उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले आधिकारिक आवास पर अनुरोध किया है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस वर्ष संसद के अंदर मानसून सत्र से पहले 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति के पोस्ट से इस्तीफा दिया था। स्वास्थ्य कारणों से हुए इस्तीफे के बाद सबने चर्चा की और पता चला था कि स्वास्थ्य कारण नहीं थे बल्कि मोदी और शाह के कहने पर यह इस्तीफा हुआ है। धनखड़ ने 22 अगस्त को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि आवास उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन अब तक आवास उपलब्ध नहीं करवाया गया है। सबको पता है कि आवास क्यों नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा, क्योंकि अगर आवास उपलब्ध करवा दिया और इन्होंने एक्सपोज कर दिया बीजेपी वालों को कि आखिर उनको पोस्ट से अचानक से क्यों हटाया गया, किसके दबाव में हटाया गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। शायद यही बड़ा कारण है कि बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं कि धनखड़ को पावर सर्कल से दूरी रखा जाए, यहाँ आसपास में
कहीं कोई घर ना दिया जाए, क्योंकि धनखड़ एक ऐसे नेता है जो एकदम खुलकर बोलते हैं दोस्तों, और अगर घर मिल गया तो फिर जल्दी तो घर से हटा नहीं पाएंगे। और इस बीच में अगर उन्होंने बड़े बड़े खुलासे कर दिए और बता दिया कि आखिर किसके कहने पर हटाया गया था, तो फिर तगड़ा बम फूटेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी संगठन में एक अहम संगठनात्मक बदलाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को रचनात्मक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। रचनात्मक कांग्रेस को पहले आउटरीच सेल के नाम से जाना जाता था, जिसे अब एक नए स्वरूप और विस्तृत भूमिका के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इंडियन कांग्रेस की ओर से ये जानकारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के द्वारा कहा गया कि संदीप दीक्षित को रचनात्मक कांग्रेस के प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसमें कहा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह नियुक्ति पार्टी के वैचारिक और नीतिगत मजबूती को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया है। रचनात्मक कांग्रेस नागरिक संस्थानों और विशेष शिक्षाविदों और कार्यकर्ता और विभिन्न समूहों के बीच में जुड़ाव को बढ़ाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थिति इन क्षेत्रों में इन लोगों के साथ में अच्छी करेगा, चाहे जो विशेषज्ञ हो, संस्थानों से जुड़े हुए लोग हो, शिक्षाविद हो, कार्यकर्ता हो, उन सबको एकजुट करने का एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को इन लोगों से जोड़ने का ये नया तरीका है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही है, कांग्रेस को इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और अलग अलग ग्रुप के लोगों को अगर साथ में जोड़ेंगे तो वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह पर मजबूत होती नजर आएगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, इसी तरीके से लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।